चाहता हूं, बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है। उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है, आप सुनिए और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है। सर, अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पे चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है सभापति महोदय कि ये लोग गैर कानूनी चीजों के साथ क्यों खड़े होते हैं। जब एसआईआर आएगा ये कहेंगे वोटर आईडी नहीं दिखाएंगे। रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज टेक योर सीट। अब सुनिए सर, जब सीए आएगा ये कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। जब वक्फ बोर्ड आएगा तो ये कहेंगे कि साहब हम जमीन के कागज नहीं दिखाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि गैर कानूनी कामों वालों के साथ ये हमेशा खड़े हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। अब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में चुनाव आयुक्तों की बात आती है तो अटल जी की सरकार एक कोर्ट से गिरी थी। तब चुनाव आयुक्त कौन था? मनोहर सिंह गिल। तुरंत चुनाव क्यों नहीं कराया गया? अप्रैल 99 में सरकार गिरी थी, मई में हो जाने चाहिए थे चुनाव। 6 महीना पीछे क्यों नहीं जाए गए? ताकि एक वोट की सहानुभूति न मिले। और ये इस जनता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा कि सितंबर अक्टूबर 99 में हम दोबारा चुन के आए और पर्दाफाश हुआ जब वही चुनाव आयुक्त, देश के इतिहास के इकलौते चुनाव आयुक्त जो जाकर दूसरी सरकार में मंत्री बन गए, और वो लोग आकर आज हमें कहने का प्रयास करते हैं कि मंत्री बने। संवैधानिक संस्थाओं की अगर दूसरी बात करें, सुधांशु जी, माननीय चेयरमैन ने कहा है किसी चुनाव आयुक्त पर कोई टिप्पणी न करें। ठीक, अगर ये आपको लगे तो मैं सिर्फ ये कह देना चाहता हूं, इसको विड्रॉ कर लीजिएगा। दूसरी बात महोदय, मगर इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश ऐसे भी बने जो पहले कांग्रेस के नेता रहे, चुनाव के प्रत्याशी रहे और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, जस्टिस बेहरुल इस्लाम। सर, संवैधानिक संस्थाओं के साथ क्या हुआ? इस देश में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ऐसे ही बने जिन पर कानून की डिग्री नहीं थी, जस्टिस कैलाशनाथ बांचू। मुझे लगता है कि जिस ढंग के संवैधानिक संस्थाओं के साथ हुआ है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं जरा उत्तर से दक्षिण तक देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, सर हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, राजस्थान में सर 2018 में सही काम करता है, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर यूपी गड़बड़ करता है, बिहार गड़बड़ करता है, झारखंड ठीक कर देता है। क्या बताएं, मध्य प्रदेश में पहले तो अच्छा किया था, इस बार गड़बड़ कर देता है। छत्तीसगढ़ 18 में ठीक किया था, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात तो गड़बड़ करता है, बंगाल बहुत अच्छा कर देता है, फिर तेलंगाना अच्छा करता है सर, फिर तमिलनाडु अच्छा करता है, फिर कर्नाटक अच्छा करता है, केरल अच्छा करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऊपर से अपनी सुविधा के अनुसार जो आप चयन करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों की जहां तक बात है, संवैधानिक संस्थाओं में किसका अपमान नहीं हुआ? राष्ट्रपति की ताकत इनके दौर में घटाई गई, कमिटेड जुडिशरी की बात इनके दौर में हुई, और तो और सर प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम इनके जमाने में आके बैठा। भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण, जब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रधानमंत्री से राजनीतिक रूप से ऊपर था और विदेश से आने वाले लोग उनसे मिला करते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, तो वो लोग आकर जब कैबिनेट का पर्चा फाड़ा गया वो तो एक अलग बात थी। अब मैं बताना चाहता हूं एक विषय और, कि विषय सिर्फ यहां एसआईआर नहीं है, विषय चुनाव आयोग नहीं है। देश की हर व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करना है। इन्होंने रफाल के बारे में दुष्प्रचार किया। इन्होंने जाकर उस समय कहा, 20 जुलाई 2018 को लोकसभा में आके कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और उन्होंने रफाल के लेकर आपत्ति दर्ज की। शाम तक फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। 2019 में इसी मुद्दे के ऊपर चौकीदार चोर कहने पे सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। अगर उसके बाद आप देखें, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के बारे में दुष्प्रचार किया, बालाकोट में एयरफोर्स के बारे में दुष्प्रचार किया।
और उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा, एचएएल के बारे में दुष्प्रचार किया। सर, एचएएल के पास आज 81,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। सर, एलआईसी ने 31,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। इन्होंने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सरकार मिला के 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इन्होंने कहा कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में किया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, इनका उद्देश्य कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सरकार के विरुद्ध बिना बात के प्रचार करते रहना है। इसलिए मैं एक पंक्ति इनके लिए कहना चाहूंगा, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया। झूठ शब्द अगर गलत हो तो उसे असत्य से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो वो पैरवी तो असत्य की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। अब मैं बताना चाहता हूं सर, बिहार का हाल का संपन्न चुनाव हुआ है। ये लोग वो हैं जो राजनीति का शॉर्टकट करते हैं। जातियों का कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे कभी गुजरात में खाम, KHAM, फिर कभी हरियाणा में अजगर, तो कर्नाटक में अहिंदा, तो कभी यूपी बिहार में MY। तो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि बिहार में भूरा बाल साफ कर रहा हूं, 4 जातियों का नाम देख। मगर सर, उनके पिताजी बेटे ने कहा, अरे काहे परेशान हो रहे हैं? बेटे ने तो सर काम ही खत्म कर दिया। उसने भूरा बाल नहीं, पूरा बाल साफ करवा दिया, मुंडन करवा दिया। तो इसलिए मुझे लगता है उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। और मैं अंत में सभापति महोदय कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। आज इलेक्शन जिस दौर में पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी इस दौर में पहुंच गई है, AI का दुरुपयोग होने की संभावना अगले लोकसभा चुनाव तक बहुत हो जाएगी। मुझे लगता है इस बारे में सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाएगी और जो लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनको अपने AI सिग्नेचर्स यानी AI प्रिंट्स के बारे में ऑथेंटिक रूप से स्टैब्लिश करने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ये आने वाले समय में वॉइस रिकॉग्निशन और अन्य चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, मेरा मानना है कि जो सर्टिफाइड जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी नहीं हैं, उनके नामांकन के लिए जो संख्या निर्धारित है उससे कुछ बढ़ाना चाहिए प्रस्तावकों की, ताकि गंभीर लोग आ सकें। जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं उनके भी सपोर्टर्स की एक सब्सटेंटिव संख्या दिखानी चाहिए, ताकि ईमानदारी से जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वही लोग उसमें आ सकें। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है राजनीति में उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोई पार्टी कहती है वोट जिहाद, सर ये फर्रुखाबाद में 2024 में सपा की पार्टी के मंच से हुआ था। सर अभी चुनाव में, जुबली के चुनाव में, जुबली हिल्स के चुनाव में कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, ये क्या है सर? मुझे लगता है इसके बारे में हम लोगों को सोच समझकर विचार करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किंतु परंतु का स्कोप नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, और इसी बिहार के चुनाव में मोदी जी की माता जी को गाली दी गई, गालियों का शब्दकोश भी अवेलेबल है। कम से कम चुनाव सुधारों में अब इन चीजों से हम सबको दलगत भावना से ऊपर उठकर आना चाहिए, अन्यथा वो अराजकता की तरफ, भाषा की अराजकता से समाज में अराजकता की तरफ जा सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं सर, जिस ढंग के चुनावी वादे किए जा रहे हैं, कोई कह रहा हर घर को सरकारी नौकरी दे देंगे, और 2024 में सर कांग्रेस ने कहा 8,500 खटाखट खटाखट खटाखट। तो मैं ये बताना चाहता हूं सर, 1 लाख रुपए हर परिवार को देने की बात कहते हैं। भारत के 145 करोड़ की जनसंख्या है सर, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। उसमें कुल मिला के 31 करोड़ परिवार हैं, यानी 31 लाख करोड़ बांटेंगे, और भारत की रेवेन्यू रिसीव 2024 में 27 लाख करोड़ थी। इससे बात समझ में आ जाता है कि वो किस प्रकार से लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार के लोगों को साथ में लेकर सोच रहे हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, ये भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। एक उदाहरण सर मैं अवश्य देना चाहूंगा। सिलहट का चुनाव हुआ था, भारत के इतिहास में इकलौता चुनाव जिसमें यह तय होना था विभाजन से पहले कि वो भारत में रहेगा कि बांग्लादेश में। वोटिंग होनी थी और उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल वहां के नेता थे और उनकी जाति के लोग वहां अधिक थे। उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया, वहां चले गए, और उसके बाद कोई जाके अक्टूबर 1950 में उनका वो पढ़ ले तो साफ समझ में आ जाता है कि जो कट्टरपंथी राजनीति के साथ रहकर बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके साथ क्या होता है। और अंत में सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस विषय पे साथ आइए, वर्तमान के चक्कर में भविष्य को मत बिगाड़िए। अटल जी की कविता थी, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा,
वर्तमान के मोहपाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और अंत में मैं एक और बात सर कहना चाहता हूं, एक पंक्ति। थैंक यू। ये देश बदल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उनके शरीर छोड़ने के 1 शताब्दी बाद ये देश उभरेगा। श्री अरविंदो ने कहा था कि 175 वर्ष का यह संक्रमण काल है जो रामकृष्ण परमहंस के जन्म से प्रारंभ हुआ 1836 से 175 जोड़िए 2011, 2012 में भारत अब नया स्वरूप ले रहा है। तो मैं ये कहते हुए अपनी विषय को समाप्त करता हूं सर कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है और भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप निहार रही। धन्यवाद। सुश्री दोला सेन, सुश्री दोला सेन, क्या दोला जी 1 मिनट, क्या राजीव जी क्या जी की